नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 न्यायपालिका दी जुडिशरी और आज है उसका भैया लेक्चर नंबर 5। चलिए जानते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे न्यायिक सक्रियता की, जुडिशियल एक्टिविज्म की। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। न्यायिक सक्रियता या इसको जो इंग्लिश में कहा गया है वो कहा गया है बच्चों जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या कहा गया है? जुडिशियल एक्टिविज्म। सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है। देखिए, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल का मतलब हम न्यायपालिका से लेते हैं, सक्रियता मतलब एक्टिव होना। सक्रिय होने का और एक्टिव होने का अर्थ ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं बड़ी जागरूकता के साथ कर रहे हैं और हम बहुत अच्छी स्पीड के साथ और निरंतर बेहतर काम करते जा रहे हैं, वो एक्टिव है। जैसे हम लोग कभी कभार कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत एक्टिव है, मतलब वो हर काम को बेहतर तरीके से कर रहा है। जो काम उसके कर्तव्य में नहीं है उन काम को भी वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है, वो एक्टिव है वो बंदा। ये जो समुदाय है ना, ये अपने अधिकारों के प्रति, अपने राइट्स है उनमें काफी एक्टिव है। वो जानता है कि ये राइट हमारा है, उसके प्रति जागरूक रहता है। तो यहाँ पे न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या हो जाता है? जब जुडिशरी एक्टिव होकर के काम करती है, उसकी सक्रियता रहती है, जागरूकता रहती है कि समाज में कौन से वर्गों के साथ गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। अगर उसको कहीं से भी खबर मिलती है वो उसको केस बनाती है और केस बना करके ये केस का समाधान निकालती है और लोगों को दर्शाती है कि न्यायपालिका एक बड़ी संस्था देश में है और ये देश के किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समूह, किसी भी वर्ग के साथ गलत नहीं होने देगी। तो न्यायिक सक्रियता ये आ जाती है। परंतु ये न्यायिक सक्रियता कैसे आती है और किस प्रकार से न्यायपालिका काम करती है वो हम लोगों को जानना है। हम लास्ट लेक्चर से जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्यतः प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के ही पास। आपको अगर जुडिशियल एक्टिविज्म को समझना है, अगर आपको न्यायिक सक्रियता को समझना है, तो आपको आईपीएल को नहीं, पीआईएल को समझना होगा। किसको समझना होगा? पीआईएल को। ठीक है, अपन आर्ट्स के बच्चों, अपने पास आईपीएल का काम नहीं, अपना पीआईएल का काम है। आईपीएल छोड़ दो अब जीवन में, अब पीआईएल पर ध्यान दो। पीआईएल क्या होती है? अगर पीआईएल को मैं इंग्लिश में लिख दूं तो मैं लिखूंगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और अगर इसे हिंदी में लिखूं तो जनहित याचिका। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक्स व्यक्ति है, इसके साथ गलत हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। वाई के साथ कुछ गलत हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। परंतु जैसा मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा एरिया है और उस एरिया में बहुत से बच्चे हैं जिनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है, और वो उस जो एरिया वो फैक्ट्री वाला एरिया है और वहां पे बहुत, मतलब उन बच्चों की जान को भी खतरा है, परंतु फिर भी उनसे काम करवाया जा रहा है। अब वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं जानते, वो बच्चे न्याय के बारे में कुछ नहीं जानते, वो भारत के संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते, और उनकी इसी अज्ञानता का फायदा वहां के मालिक उठा रहे हैं और उनकी जो गरीबी मजबूरी है उसका भी फायदा उठा रहे हैं। परंतु जब मेरा उस एरिया में जाना हुआ है, मैं एक जागरूक व्यक्ति भारत का हूं, मेरा उस एरिया में जब जाना हुआ और मुझे ऐसा लगा कि यार इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 23-24 का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, इनका मौलिक अधिकार जा रहा है। और आर्टिकल 21 जो कहता है कि जीवन का अधिकार है, तो उसमें शिक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 है में, तो फिर बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं? तो मैंने इसके लिए क्या करा, मेरा कोई भी वहां पर वो नहीं है, मेरा बच्चा काम नहीं कर रहा है वहां पर, ठीक है, या मैं काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, परंतु मैंने देखा कि समाज के लिए गलत है, समाज के एक समुदाय जो बच्चे हैं उनके लिए गलत है। तो मैंने जनहित में, जनता की भलाई में मैंने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी। याचिका का मतलब एक केस जो है वो फाइल कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ दैट चिल्ड्रन, उन बच्चों के बिहाफ पर कि भाई वो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, मैं केस करता हूं। ठीक है, जितने भी वहां के फैक्ट्री मालिक है वो सारे के सारे इन बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए छोड़े, वरना उन सारी फैक्ट्रियों को क्या कर दिया जाए? ताले लगा दी जाए। मैंने खुद के भलाई के लिए काम नहीं करा, मैंने जनता के लिए, जनता के हित के लिए, एक समाज के एक वर्ग के लिए आवाज उठाई। तो जब भी ऐसी याचिकाएं लगाई जाती हैं जो पूरे समुदाय को प्रभावित करे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं, या इंग्लिश में उनको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, या हम लोग उनको सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कह सकते हैं, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहां पर जनहित का फायदा हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो केस देखा, बोला हाँ यार बात तो सही है, और हो सकता है मेरे जैसे अनेकों ऐसी फाइलें आ रखी हो जो बंधुआ मजदूरी को लेकर के आ रखी हो,
वो सारी बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी की जो फाइल है उनको सुप्रीम कोर्ट सबको एक करेगा और जितनी भी फैक्ट्री है उन सब पर ताले लगवा देगा। बोले बात सही है, बच्चों के साथ ऐसा होने नहीं चाहिए, फैक्ट्री वालों को सबको बंद करो, सबकी फैक्ट्रियों पे ताले लगाओ। तो जनहित याचिका तो उस एक ऐसी याचिका जो जिसमें आपका खुद का कोई नुकसान नहीं हो रहा है परंतु समाज के एक वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए आप जब लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही आधार है किस चीज का? न्यायिक सक्रियता का, जुडिशियल एक्टिविज्म का। जब न्यायपालिका के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी पीआईएल आती है, सुप्रीम कोर्ट उसको बहुत एक्टिवली होकर के काम करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का केस आ रहा है और एक ऐसा मुद्दा जो समाज के बड़े वर्गों को प्रभावित कर रहा है बहुत ज्यादा। बच्चे बहुत हैं यार, हजारों लाखों बच्चे ऐसे जो बाल मजदूरी कर रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ध्यान देता नहीं, पहले इस मुद्दे की सुनवाई करो और इस पर जितनी जल्दी हो सके कार्यपालिका को, विधायिका को जो भी आदेश देने हैं वो आदेश दो। आदेश देना जरूरी है। तो जनहित याचिका पे जो न्यायपालिका है वो और भी एक्टिव होकर के काम करता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। आज हम लोग इस चीजों को दो केस से समझने की कोशिश करेंगे। 1979 का केस है और एक 1980 का केस है। ये दो केसेस हुए जो यहाँ पर जो पहली पीआईएल लगाई गई 1979 में, उसकी बात करेंगे और फिर बात करेंगे 1980 की। 1979 की जो पीआईएल है वो बिहार सरकार के खिलाफ लगाई गई थी और यहाँ पर दिल्ली सरकार, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग न्यायिक सक्रियता की बात करेंगे। आज हम लोग ये भी जानेंगे कि इसमें जुडिशरी का क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान हुआ, क्या आरोप न्यायिक सक्रियता को लेकर के लगाए गए, सभी की चर्चा करेंगे। क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है? अब आपका सवाल आपके दिमाग में घूमता होगा और सबसे पहला जो सवाल पूछा गया वो यही पूछा गया है कि न्यायिक सक्रियता या अथवा जनहित याचिका के बारे में आप लोगों ने सुना है? आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन चल रहे होंगे, पर उसका जब आप पढ़ लोगे ना, फिर यहाँ पे एक बल्ब जल जाएगा आपका, ठीक है। आप बिल्कुल समझ जाओगे कि हाँ भैया, जनहित याचिका के बारे में पढ़ा है, मनीष सर ने हमें पढ़ा है। जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता ये दोनों थोड़े से जुड़े हुए हैं बेटा। ये जुड़े हुए ऐसा है जैसा कि पेट्रोल गाड़ी पर और गाड़ी पेट्रोल पर निर्भर, उसी प्रकार से जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब भारत में लोगों का कहना है कि जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के कारण एक क्रांतिकारी परिवर्तन किसमें आ गया है? हमारे देश की न्यायपालिका में आ गया। हमारे देश की न्यायपालिका में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन को हम लोग क्या कह रहे हैं? क्रांतिकारी परिवर्तन कह रहे हैं। एक बड़ा चेंज हम लोगों को देखने को मिलता है, एक बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है, ऐसा लोगों का कहना है। मतलब लोगों ने जनहित याचिका को और न्यायिक सक्रियता को क्या है? बेहतर बताया कि न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका क्या है? देश के लिए बेहतर है और उससे न्यायपालिका में क्या है? बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका लिटिगेशन रही है। देखिए, अब भारत में न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य साधन है, साधन का मतलब क्या है? मीडियम है, जिस मीडियम के द्वारा आप चीज को पा सकते हो। जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, जैसे कि आप मोबाइल के द्वारा हमें देख पा रहे हैं, तो मोबाइल एक साधन है हमसे पढ़ पाने का। लैपटॉप में पढ़ पा रहे हैं तो लैपटॉप एक साधन है जिससे आप हमारे से शिक्षा ले पा रहे हैं। उसी प्रकार से न्यायिक सक्रियता का अगर कोई मुख्य साधन है जिससे कि न्यायिक सक्रियता हो पा रही है, वो है जनहित याचिका, जिसे पीआईएल कहते हैं, या सामाजिक व्यवहार याचिका, जिसे सोशल एक्शन लिटिगेशन कहा जाता है, या हम लोग पीआईएल कह सकते हैं या SAL कह सकते हैं, ठीक है। वो SIL नहीं होगा, ठीक है, SAL होगा। PIL और SAL सोशल एक्शन लिटिगेशन, मतलब समाज के व्यवहार को लेकर के आपने क्या लगाई है? याचिका वहां पर लगाई। अब बात करते हैं जो कुछ प्रारंभिक जनहित याचिकाएं, जो स्टार्टिंग में जो जनहित याचिकाएं लगी वो। यहां पर हम लोग दो केसों की बात करेंगे बच्चों। एक है पहला हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार। हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार का केस क्या, वो जानेंगे। फिर बात करेंगे सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 का। यह 1979 का केस है और यह 1980 का केस है। चलिए, सबसे पहले कुछ प्रारंभिक जनहित याचिकाओं में हम लोग जो बात करेंगे वो किससे करेंगे? हुसैनारा खातून बनाम केस की, ठीक है। हुसैनारा का जो केस है उसको समझिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हुसैनारा खातून बनाम बिहार केस। देखिए, अब ये केस है क्या? यहां पर क्या था कि बिहार की जेलों में ऐसे काफी लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा था, परंतु उनको ना कोर्ट में ले जाया गया, ठीक है, और उनको काफी समय तक बंदी बनाए रखा गया।
और इतना तो जो उन्होंने क्राइम नहीं करा था, अगर क्राइम करा भी है और उस क्राइम की भी सजा होती तो शायद इतनी नहीं होती जितने समय तक उनको जेलों में बंद करा रखा गया। उन्हीं में से एक थी हुसैन आरा खातून। हुसैन आरा खातून। अब आपको एक लेडी का नाम सुनना है जिनका नाम था पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ये कौन है? पुष्पा हिंगोरानी। आप याद रख सकते हैं, कपिला तो इट्स ओके। पुष्पा कपिला हिंगोरानी ये भारत की एक फेमस लॉयर रही, वकील रही। इन्होंने एक दिन इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल देखा और उस आर्टिकल के तहत ही पता लगा कि बिहार में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जेलों में बंद कर रखा जिन पे कोई भी सुनवाई कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने क्या करा, पहली PIL, भारत की पहली PIL जनहित याचिका जो किसने लगाई है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने लगाई। तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर जनहित याचिका किसके द्वारा शुरू करी गई है तो वो पुष्पा कपिला हिंगोरानी के द्वारा ही स्टार्ट करी गई। उन्होंने ही पहली प्रथम जनहित याचिका लगाई थी और उस जनहित याचिका को किस लिए लगाया गया कि हुसैन आरा खातून और इन जैसे अन्य जो लोग हैं जिनको जेलों में जबरदस्ती बंद करके रखा गया है, इससे उनके आर्टिकल्स जो है, मौलिक अधिकार वाले जो अनुच्छेद हैं, उन सबका क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो न्यायपालिका से, सर्वोच्च न्यायालय से मेरी दरख्वास्त है कि उन सबको जल्द से जल्द रिहा करने के आदेश कार्यपालिका को न्यायपालिका देवे। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के केस में पुष्पा हिंगोरानी जी की सफलता होती है और यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आदेश दे देता है कार्यपालिका को कि भाई जल्द से जल्द उन सभी लोगों को क्या कर दिया जाए? रिहा कर दिया जाए। आइए अब पढ़ते हैं उस किताब का जो क्या कहा गया है। 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। देखिए 1979 में समाचार पत्रों में जितने भी जो विचाराधीन कैदी मतलब जिन पे विचार चल रहा है अभी, वो विचार के अधीन है, वो विचाराधीन कैदियों पे कुछ खबरें न्यूज़पेपर में छपी। बिहार की जेलों में कैदियों को काफी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था और बिहार की जेलों में जो कैदी है उनको काफी लंबी अवधि से, मतलब काफी लंबे समय से क्या है, बंदी बना करके रखा जा रहा था। काफी टाइम तक उनको क्या है, जेल में बंद करके रखा गया था, ठीक है। उनको अरेस्ट कर करके सरकार ने रख रखा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसमें उन्हें सजा हो जाए तो भी वे उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते थे। अगर उन्होंने जो अपराध किया था और उसके लिए सजा भी सुना देते ना, तो शायद इतनी लंबी सजा नहीं होती जितना कि ऑलरेडी उनको रखा गया। ये आप लोगों ने मौलिक अधिकार में मचंग लालुंग वाला केस पढ़ा था, ठीक है ना। मचंग लालुंग जैसा ही है कुछ, ठीक है ना। मचंग लालुंग वाला केस क्या था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस मुकदमे को हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। देखिए अब एक याचिका दायर करी, कौन से वकील थे? वो पुष्पा कपिला हिंगोरानी थी, उन्होंने ये दायर करी। यह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में चला और इसको हम पहली जनहित याचिका कहते हैं। जो पहली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई है वो इन्हीं के द्वारा लगाई गई थी, पुष्पा हिंगोरानी जी के द्वारा। उन्होंने ही जनहित याचिका का सिस्टम आप कह सकते हैं कि शुरू सा स्टार्ट वही कर है। इस केस को हम हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। देखिए ये उस समय न्यायमूर्ति थे भगवती जी, ठीक है। भगवती जी न्यायमूर्ति थे और उन्होंने इस मुद्दे की काफी तारीफ करी कि भाई बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार से केस कोई आया। मतलब एक आप सोचिए, न्यूज़पेपर से, एक छोटे से न्यूज़पेपर की क्लिप से इतना बड़ा मुद्दा बना और काफी लोगों को न्याय मिला। तो न्यायमूर्ति जी एक जाने माने वकील और जाने माने न्यायाधीश रहे और उन्होंने आपके बॉक्स में भी एक बात लिखी हुई है, नीचे आप जब आएंगे किताब में, तो उन्होंने एक बात लिखी है कि गरीबों का जीवन बाकी लोगों से डिफरेंट है। बाकी कौन से लोग? जो कोर्ट में आते हैं, जैसे कोई बड़ी कंपनी का व्यक्ति आ गया, कोई बड़ा खिलाड़ी आ गया, कोई बड़े लोग आ गए, ऐसे आ गए, उनकी तुलना में गरीबों का जीवन थोड़ा सा अलग है। अगर गरीबों को हम लोग कुछ विशेष प्रकार से अगर कोर्ट पहुंचने की सुविधाएं नहीं देंगे, जैसे कि जनहित याचिका है, अगर इस प्रकार की सुविधाएं नहीं देंगे तो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। और भगवती जी का जो कार्यकाल रहा वो काफी फेमस रहा और आप कह सकते हैं मौलिक अधिकारों के पक्ष में, संविधान के पक्ष में इनके काफी बेहतरीन निर्णय रहे। PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिकाओं की आप महत्व किस बात से समझेंगे? पहली बात देखिए कि यहाँ पे कैदियों को बेफालतू में बंद करके रखा गया, परंतु अगर पुष्पा कपिला हिंगोरानी जी ये सोच लेते मुझे क्या मतलब है, तो वो कभी भी वो रिहा नहीं कर पाते। पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने लगाई, सुप्रीम कोर्ट में गई, बोला उनके बिहाफ पे मैं केस लड़ रही हूं, आप बताइए कि क्या करना है, ये गलत है या सही है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, बोलो बिल्कुल गलत है, उनको रिहा करा जाए। बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 जो है वो खराब हो रहा है उनका, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप जो मिड डे मील योजनाएं चलती है, जो स्कूलों में दोपहर का खाना भोजन है, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से है। सरकार बड़े बड़े खदानों में सामान रखती है, फूड भंडार रखे हुए हैं, बांटो ना उनको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से है। पीआईएल एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा भारत में है। इससे काफी ऐसे मुद्दों पर सरकार ने काम शुरू करा है जो कि सरकार नहीं कर रही थी। और ये जब पीआईएल के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारे माननीय न्यायाधीशों के सामने गए, तो न्यायाधीशों ने कार्यपालिका को लताड़ा और बोला क्या कर रहे हैं आप, इन मुद्दों पे काम करिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दे एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर रहे, हजारों लाखों व्यक्तियों को प्रभावित कर रहे हैं, पूरे के पूरे समुदाय को प्रभावित कर रहे हैं। मैंने जैसे उदाहरण दिया, हजारों बच्चे उस फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनकी जान चली जाएगी, कौन जिम्मेवार है? बच्चों की पूरी कम्युनिटी पे गलत असर जा रहा है, आप उस पर काम करिए। मैं अगर एक उदाहरण देता हूं कि एक पूरा वर्ग है जो सोसाइटी से बिल्कुल दूर रह रहा है, जिन्हें हम लोग अछूत या अनटचेबल्स कहते हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पर वो उनको नहीं पता कि कोर्ट कैसे पहुंचना, क्या करना, क्या नहीं करना, उनको अधिकारों से वो अनजान है। अगर कोई व्यक्ति उनके लिए आवाज उठाता है तो सोचिए कि उनको अपने सारे मौलिक अधिकार मिल पाएंगे। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इंपॉर्टेंस जो है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, जनहित याचिका की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। चलिए दूसरा केस और देख लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 1980 में तिहाड़ जेल के एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा। ये है भैया कृष्णा अय्यर जी। तो 1980 तिहाड़ जेल वेस्ट दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में तिहाड़ जेल है, तो वहां का एक बंदी है, उसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे कृष्णा अय्यर जी, कृष्णा अय्यर जी, उनको एक पत्र लिखा। सिर्फ और सिर्फ देखिए, एक लेटर से सुप्रीम कोर्ट के जज पूरी कार्रवाई को सुन रहे हैं, पूरी कार्रवाई को सुन रहे हैं। एक पत्र से, सिर्फ एक पत्र पहुंचा और पूरी की पूरी कार्रवाई सुन ली। तो इतना, अब ये क्या, ये एक्टिविज्म ही तो है कि आगे से चल करके काम कर रहे हैं। नहीं तो बताइए, एक सुप्रीम कोर्ट में तो केस फाइल करने की एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को साइड में रख करके जैसे ही न्यायाधीश जी को एक पत्र मिला और उनको लगा यार ये तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, प्रोसीजर को हटाओ, आप तो इस केस की सुनवाई करेंगे। तो ये क्या है, ये एक्टिविज्म है, ये सक्रियता है कि हमारी न्यायपालिका का जो कार्य है वो बेहतर होना चाहिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था। तो इस लेटर में, उस पत्र में क्या बताया था, उस पत्र में ये बताया कि जो बंदी है यहाँ पर तिहाड़ जेल में, उनके साथ कितनी शारीरिक यातनाएं, उनको कितने शारीरिक दुख दिए जा रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से उनको मारा जाता है, कितना उनको टॉर्चर किया जाता है, वो सारी जो समस्या है जो वो वहां पर भोग रहे थे वो उनको बताई गई। न्यायाधीश ने उसे एक याचिका मान लिया, और न्यायाधीश ने उसे क्या मान लिया, याचिका मान लिया कि यहाँ पे कोर्ट में क्या करा गया, एक केस फाइल करा गया है कि भाई हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को दूर करिए। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी, लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन तो 1980 के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में हुआ। तो यहाँ पर फिर बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे पत्र को स्वीकार करना मना कर दिया, क्योंकि अगर ऐसे तो फिर कोई भी पत्र भेज देगा, और न्यायाधीश के पास पहली बात तो देखो इतना समय नहीं है कि वो हर एक पत्र को पढ़े, ठीक है, और फिर तो सब पत्र भेजने लग जाएंगे, साहब हमारे साथ भी ये समस्या, हमारे साथ भी ये समस्या, हमारे साथ भी ये समस्या। तो थोड़ा सा बहुत, मतलब ये कह दो फिर तो हमें सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू काफ़ी डाउन हो जाएगी ना। कोई भी पत्र भेज रहा है कैसा भी, तो एक सिस्टम थोड़ा सा जो डिग्निटी है वो भी बनी रहनी चाहिए ना। तो स्वीकार करने की जो प्रथा उसको समाप्त कर दिया। परंतु यहाँ पर कृष्णा अय्यर जी का बहुत बहुत गजब का धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। हम भारत सौभाग्यशाली है जो कि हमारे पास कृष्णा अय्यर जी जैसे चीफ जस्टिस हमें लोगों को मिले, न्यायाधीश जो हम लोगों को मिले, और उन्होंने एक पत्र पर उसको पूरा याचिका, पूरा मुकदमा बना करके उस पर सुनवाई करी, और सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में हजारों लोगों को फिर से एक बार रिहाई दिलाई गई, उनको शारीरिक जो यातनाएं दी जा रही थी उनसे बचाया गया। आखिर जनहित याचिका है क्या, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो अभी तो हम लोगों ने जो दोनों स्टोरी पढ़ी आपके बॉक्स में दी हुई थी, आज मैंने पहले बॉक्स कंप्लीट करवाया है और अब मैं आपको आगे जो कंटेंट है उस पर लेकर के आ रहा हूं। जनहित याचिका एक्चुअल में है क्या, इसकी कब शुरुआत हुई और कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये जानना। आप भी सोच रहे होंगे, अब आप सोचिए तो अपन बता देते हैं। कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। देखो, कानून की जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें कोई भी व्यक्ति अदालत कब जाता है, जब उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। भैया ऐसे पिकनिक स्पॉट तो है नहीं कि आज चलो मुंह उठाए चलो सुप्रीम कोर्ट घूम करके आएंगे, ऐसा तो है नहीं। कुछ किसी के साथ गलत हुआ तभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो जनरल जो हमारा फिनोमिना है, हम ऐसा सोचते हैं कि जब किसी व्यक्तिगत को कोई नुकसान होता है तभी वो क्या है, अदालत जाता है, तभी वहां पर कोर्ट में पहुंचता है।
इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तो इसका मतलब है कि किसी अधिकार का उल्लंघन हो गया, मतलब किसी व्यक्तिगत का, किसी इंडिविजुअल का कोई अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वो कोर्ट चला गया, या किसी विवाद पर फंसने में, या किसी वो विवाद में फंस गया हो कि भैया साहब मेरे घर में चोरी हो गई है, ठीक है, मेरे उसको रिश्तेदार को मार दिया है, किसी विवाद में फंसने पर वो क्या है, अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, अदालत जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तस्वीर दिखाई है कि जो व्यक्ति है वो कोर्ट के पास गया है और दरख्वास्त कर रहा है कि सर मुझे बचाया जाए, मेरे अधिकारों को जो है सुरक्षित करा जाए, आप ही हमारे अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। अब 1979 में कौन से केस की बात कर रहा है बच्चों? ये बात कर रहा है पहले केस की, जो बिहार में हो, बिहार वाले केस की बात कर रहा है। जो पहली PIL पुष्पा हिंगोरानी जी ने लगाई थी उस PIL की बात कर रहा है। तो इसमें बदलाव हुआ। 1978 तक तो क्या आ रहा था कि जिसके साथ गलत हुआ वो जा रहा है, परंतु 1979 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी सुनवाई करी जिनके साथ गलत हो रहा उन्होंने कोर्ट में केस नहीं करा, बल्कि उनके कहने पर, उनके आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति ने केस करा और उसकी पूरी सुनवाई जो है कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है। तो सुनवाई करने का निर्णय लिया जो कि दूसरों ने दाखिल किया था। चूंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। अब देखो, ये जनहित से संबंधित मुकदमे थे, जनहित से संबंधित थे, जनता के हित के लिए। और ऐसे और भी कोई मामला हो, भाई किसी का वापस कोई जेल में अटका हुआ हो, ये मतलब ये सारा का सारा जो मामला आप समझ रहे हो कौन सा है, ये आर्टिकल 32 में जो पहली रिट है ना बच्चों, हैबियस कॉर्पस की, बस उसी पर है। ये पूरा का पूरा हैबियस कॉर्पस के ही दिखाया गया है, हैबियस कॉर्पस ही है। तो अब ऐसे सारे मामलों को एक कर लिया और जनता के हित के मामले, तो इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? जनहित याचिका नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जनहित याचिका नाम दिया गया। ये जैसे मैंने तस्वीर दिखाई जेल में लोगों को बंद कर रखा है उसकी। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। तो कैदियों के जो अधिकार है उससे संबंधित मुकदमे पर भी विचार कर लिया। मतलब एक तो यहाँ पे बिहार में जो लोग अरेस्ट कर रखा है, जेल में रख रखा है, उनके लिए सुनवाई करी गई, और एक कैदियों के क्या क्या अधिकार है, ठीक है, उनके साथ भी कोई गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई जन्मजात कैदी नहीं होता, कोई जन्म से अपराधी नहीं होता, परिस्थितियां बना देती है। वो सबसे पहले मानव है और मानव होने के नाते कभी भी उसके साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कैदियों को भी भारत में क्या अधिकार दिया जाता है, सम्मान पूर्वक उनको रखा जाता है। सम्मान पूर्वक तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं वहां उनकी आरती उतारेंगे, अगर कोर्ट ने प्रूफ कराया कि भाई आप गलत है तो गलत है, ऑफकोर्स सी बात है, पर फिर भी वहां पर उनको कुछ चीजें सीखने का मौका देते हैं, काम धंधा करवाते हैं, जिससे कि वो जब यहाँ जेल से फ्री हो तो वो एक अपना बेहतर जीवन जी सके। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जनसेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। तो अब क्या हुआ, जब एक मुकदमे पर सुनवाई हो गई, जब एक ऐसा मुकदमा गया जो जनता के हित में था, ठीक है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी और जनता के हित में फैसला दिया, उन सभी लोगों को रिहा करने की बात कही, संविधान की बात करते हुए कहा कि ये संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ऐसा किसी व्यक्ति के साथ भी नहीं होना चाहिए, उनको जल्द से जल्द रिहा करा जाए। जब सुप्रीम कोर्ट का ये एक्टिविज्म देखा तो और जो बाकी संगठन है, जो नागरिकों के संगठन है, जो अधिकारों की रक्षा करते हैं वो, गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने वाले जो लोग हैं वो, पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले वो, और ऐसे अनेकों लोकहित मुद्दों पर वो भी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पर भी सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट से उनकी दरख्वास्त थी कि सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण को बचाने के लिए काम करे, सुप्रीम कोर्ट गरीबों का जीवन बेहतर बनाने के लिए काम करे, सुप्रीम कोर्ट अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करें, और भी ऐसे अनेकों मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने उस समय आ गए। ये मैंने जैसे जनता बहुत खुश है कि हो वाह वाह, सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर फैसला दिया है और अब ऐसे और फैसलों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से करी जा रही। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। तो जनहित याचिका क्या है? न्यायिक सक्रियता का, जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे बेहतर साधन अब हमें देखने को मिला है। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। तो देखिए अब क्या हुआ कि किसी के द्वारा मुकदमा करने
हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई मुकदमा दायर करता है, तब उस पर सुनवाई होती है। परंतु वो एक ऐसा दौर आ चुका था जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता, जब अखबारों में छपी खबरों के आधार पर, अखबार में छपी, भैया बिहार की सरकार वाला केस क्या हुआ था, अखबार में एक खबर छपी, उसका पुष्पा हिंगोरानी जी ने पूरा केस बनाया, सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए, सर ये देखिए ये खबर चल रही है, बिहार सरकार से पूछिए कैसे कर रही है। ठीक है, तो अखबार में छपी खबर, ठीक है, कृष्णा अय्यर जी को एक डाक के द्वारा एक जब खत मिलती है, उसको आधार बना करके उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया। यहां पे मैंने तस्वीर दिखाई है न्यूज़पेपर की, कि न्यूज़पेपर में कोई खबर आई और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करी। इस तरह न्यायपालिका की नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। मतलब क्या है कि जैसे एक क्या होता है, पूरा प्रोसीजर होता है और हम उस प्रोसीजर में काम करते हैं, तो हम कहते हैं हमारा कर्तव्य ड्यूटी ये करना होता है। परंतु जब हम लोग उन कामों के अलावा और भी काम करने लग जाते हैं, तब हम कहते हैं एक्टिव है, तब हम लोग कहते हैं एक्टिव। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई व्यक्ति, उसकी 9 से 5 जॉब है, पर वो फिर भी सुबह 7 बजे ऑफिस आ रहा है, रात को भी 9 साढ़े 9 तक काम कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, काफ़ी एक्टिव है। या जैसे मान लीजिए वो सुबह 7 बजे फुटबॉल भी खेलने जाता है, शाम को बच्चों के साथ भी खेलता है, घूमने फिरने भी जा रहा है, फिर रात को एंजॉय भी करता है, सब काम, तो हम क्या कहते हैं, एक्टिव है। मतलब यहाँ पर भी न्यायपालिका को जो पूरा प्रोसीजर स्टेब्लिश है, उस प्रोसीजर के अनुसार तो काम कर ही रहे, बल्कि उसके अलावा भी जो देश के हित में, जो जनता के हित में मुद्दे हैं, उनको सुन रहे, उस प्रोसीजर को एक बार अवॉइड कर करके वो सबसे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यायपालिका के लिए क्या बन चुका था कि देश के लोगों के लिए न्याय मिलना चाहिए, और उस न्याय के लिए प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इस बात की चिंता नहीं करते। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। देखिए अब जैसे जैसे क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आते गए। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आए तो धीरे धीरे क्या है कि दायरा बढ़ा दिया अधिकारों का। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। अब अगर कहीं किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही, वो उसके साथ क्या अधिकारों का उल्लंघन है। बोला नहीं ये तो आर्टिकल 21 का खिलाफ है, तो मिलना चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो इसका आर्टिकल 21 का क्या होगा, उल्लंघन होगा। अगर शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, आप रात के 10-10 बजे तक डीजे साउंड चला रहे हो, तो वो डीजे साउंड बंद होना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 21 में है। तो ये अधिकारों का दायरा भी जो बढ़ा है ना, कि अधिकार हमारे संविधान में तो सिर्फ ये लिखा था समानता का अधिकार। अब समानता कहां समानता, वो सारी की सारी जो समानताओं को व्याख्या करने का काम करा है, वो किसने करा है, सुप्रीम कोर्ट ने करा है। शुद्ध हवा पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है, तो सबको शुद्ध हवा पानी मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छा जीवन सबको मिलना चाहिए। अब अच्छे जीवन में क्या आ जाता है, रोटी कपड़ा मकान तो है ही, उसके साथ क्या हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था भी हो, सबको शिक्षा मिले, अच्छा सबको क्या स्वास्थ्य मिले, ये सब किस में आ जाता है, ये अच्छे जीवन पाने में आ जाता है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। तो न्यायालय का यह मानना है कि समाज के सदस्य के रूप में, देखिए अब जो भी जनहित याचिका लगा रहा है उसके साथ तो गलत नहीं हो रहा है, परंतु न्यायालय का यह कहना है कि वो समाज के सदस्य हैं, और समाज के सदस्य के रूप में अगर कहीं पर भी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का पूरा अधिकार है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो जनहित याचिकाओं को क्या ठहराया गया, बिल्कुल सही ठहराया गया कि जो जनहित याचिकाएं आ रही है वो बिल्कुल सही है। चलिए मान ली ये बात कि उस व्यक्ति के साथ गलत नहीं हो रहा जो कि हमारे पास मुकदमा लेकर के आ रहा है, परंतु वो एक समाज का सदस्य है और हम सबकी जिम्मेदारी है एक बेहतर समाज बनाना। तो इसलिए अगर वो उन सभी शोषितों के आधार पर इस मुकदमे को, इस बात को कोर्ट के सामने लेकर के आ रहा है, देश के सामने लेकर के आ रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस मुकदमे को हम बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता पर रख करके उस मुकदमे के, उस समस्या का हम लोग समाधान निकालें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को भी एक बेहतर रास्ता बताया। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते थे। तो 1980 के बाद अगर आप देखेंगे तो न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी इंटरेस्ट दिखाया जहां पर समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले पाते। मतलब जैसा मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया, बच्चों का उदाहरण दिया, मैंने एक अनटचेबल जो पूरा समूह वहां पर रह रहा है, अछूत समुदाय जो रह रहा है, उसका उदाहरण दिया। जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे, अदालत तक नहीं पहुंच पा रहे। देखिए मुझे आज एक बात आप बताइए, देश में सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ होता है, गरीबों के साथ, पर कोर्ट वही नहीं पहुंच पाता। देश में अन्याय सच में किसके साथ होता है, दलितों के साथ, पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, पर वही नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, देश में अन्याय किसके साथ होता है, महिलाओं के साथ, पर कहीं ना कहीं वही नहीं पहुंच पाती, कहीं ना कहीं वही नहीं पहुंच पा रही। मतलब जिनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वही क्या है, कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये काम उनका आसान करा कि अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से समर्थ हो और उनकी आवाज को कोर्ट में उठा सकता है, कोर्ट में उठाए। तो 1980 के बाद में समाज के जो कुछ वर्ग के लोग जो आसानी से अदालत की शरण में नहीं जा सकते थे, उन मामलों की सुनवाई में भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट लिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिका दायर करने की इजाजत दी। तो अब इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए न्यायालय ने क्या करा, जो जन सेवा की भावना से भरे नागरिक है, ठीक है, अब मान लीजिए कोई नागरिक है, अब उसको लग रहा है कि यार इस वर्ग के साथ, इस समुदाय के साथ गलत हो रहा है, मुझे इसकी आवाज उठानी चाहिए, वो जन सेवा करना चाहते हैं। तो उस जन सेवा से भावना से भरे हुए जो नागरिक है, वो कोई सामाजिक संगठन है, वो कोई वकीलों को समाज की जरूरत, ठीक है, वकील जो हो गए वो, और गरीब लोगों की ओर से याचिका दायर करने की इजाजत दी। तो कहा कि कोई भी नागरिक, कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी वकील समाज के किसी भी जरूरतमंद गरीब तबके की जो आवश्यकता है, जो उनकी समस्या है, उनके बारे में याचिका दायर कर सकता है। उनको पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। तो ये एक कार्ड पर, एक पोस्ट कार्ड पर लिख करके याचिका दायर हो जाती है। अभी हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे कि PIL कैसे लिखी जाती है, क्या उसका प्रोसीजर है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये जानेंगे कि PIL है क्या और PIL किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को वो न्यायिक सक्रियता का अधिकार दे रही है। न्यायिक सक्रियता का हमारे राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। अब जो राजनीतिक व्यवस्था, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव वाला की, जो अच्छे प्रभाव रहे ना, वो अच्छे प्रभाव देखिए। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। अब पहले तो क्या है कि एक एक व्यक्ति जाते थे, पर अब यहाँ पे सामाजिक संगठनों को, नागरिकों को, वकीलों को, सबको छूट दे दी कि जो समुदाय यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, उनकी समस्या को भी आप कोर्ट में लेकर के आइए, उनकी भी याचिकाएं आप लगाइए। तो अब सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे के पूरे जो समूह है, उनकी समस्याएं भी अदालत के सामने जा पा रही है। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। अब न्याय व्यवस्था क्या हो गई, लोकतांत्रिक हो गई। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, जनता की व्यवस्था। और जनता में क्या है, सबसे ज्यादा जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो भी जनता है। तो उसकी भी आवाज अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पा रही है, देश की सर्वोच्च अदालत के पास पहुंच पा रही। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हुई ना। और कार्यपालिका को उत्तरदायी बनने को बाध्य कर दिया। अब कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल फटकार लगा देगा। क्या कर रही है सरकार, जवाब दे सरकार। वहां पर इतना शोषण हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, लोगों के पास घर नहीं है, सरकार कर क्या रही है, सरकार को जवाब देना होगा। तो सरकार अब ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल बन जाएगी। चुनाव प्रणाली को भी इसने ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है। देखो, अब PILO के द्वारा ही, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा ही जो चुनाव प्रक्रिया है ना, ये और भी ज्यादा निष्पक्ष हुई है, बहुत बेहतर ये हुई है। कैसे हुई है, आइए जानते हैं। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, जिससे लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। अब एक बार PIL चली गई कि भैया जो हमारे प्रतिनिधि है वो तो बहुत ज्यादा कोई क्राइम में फंसा हुआ है, कोई है ना खूब पैसों में फंसा हुआ है, खूब किसी के पास खूब पैसा है, गरीब तो पहुंच ही नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि भैया अब से जो भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो वो अपनी संपत्ति का सारा ज्ञान देवे कि कितनी कितनी संपत्ति उसके पास है, उसकी इनकम कितनी है, कहां से उसको इनकम हो रही है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है वो, ठीक है, इसके बारे में उसको पूरा शपथ पत्र देना है और जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनाव करें। ठीक है, तो अब लोगों के पास क्या होगी, जानकारी आ गई। वो बात अलग है कि हम उन जानकारियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पर अब हमारे पास जानकारी आ गई, तो अब हम उसके आधार पर ही हम हमारे प्रतिनिधियों का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है। अब थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देख लो, वो तो पॉजिटिव बातें हो गई, अब नेगेटिव पहला तो यह कि न्यायालयों पर काम का बोझ बढ़ गया। न्यायालयों पर काम का बोझ क्यों बढ़ गया, एक बात बताइए, मिड डे मील योजना चलाना किसका काम है, सरकार का काम है, ठीक है ना। अगर वहां पर बिहार में जेल में बंद कर रखा तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, मानव अधिकारों की जिम्मेदारी है कि वो उस पर ध्यान दे। वैसे मानव अधिकार आयोग जब तक बना नहीं था, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी, कार्यपालिका की जिम्मेदारी, विधायिका की जिम्मेदारी है, वहां के सांसद, वहां के विधायक मुद्दा उठाए। जिम्मेदारी किसकी, विधायिका की, कार्यपालिका पर काम कौन कर रहा है, न्यायपालिका काम कर। मतलब जो मुद्दे कार्यपालिका विधायिका के हैं उन मुद्दों पर भी न्यायपालिका को काम करना पड़ा। मतलब ये तो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया ना, एक्स्ट्रा बोझ हो गया। और अगर हम एक्स्ट्रा बोझ देंगे तो एक्स्ट्रा बोझ में क्या होगा कि जो मेन काम है वो छूट जाएंगे। और एक बात हमेशा मैंने सीखी है कि क्वांटिटी अगर बढ़ेगी,
अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी गिरती है बेटा, क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो क्वालिटी गिरेगी, श्योरिटी है इसमें। क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे आज फॉर एग्जांपल आज मुझसे बहुत से बच्चे पूछते हैं सर हमने ना 11th-12th में साइंस लिया, मैं यूपीएससी करना है, तो हम कर सकते हैं। मैंने बोला कर तो सकते हो, मना तो नहीं है, यूपीएससी कोई बैरियर नहीं, पर आप मुझे बताओ 11th-12th में साइंस में पढ़ोगे, मेरे वीडियोस भी देखोगे तो बर्डन है बेटा। अब क्वांटिटी आपने बढ़ा दी, साइंस में बायो के वीडियोस देखने और मनीष सर के भी देखने, तो वहाँ क्वालिटी आपकी जो है वो खराब हो जाएगी। आपने आर्ट्स लिया, आर्ट्स पर फोकस करो, आपने साइंस मैथ लिया, उस पर फोकस करो। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना वो क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा काम आ जाएगा, ज्यादा बोझ आ जाएगा, ठीक है, तो जो कि गलत है। दूसरे, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया। अब हमारे संविधान ने विधायिका के काम भी बताए हैं, कार्यपालिका के काम भी बताए और न्यायपालिका का काम, तीनों का अंतर बताया, परंतु अब यहाँ पर तो विधायिका कार्यपालिका का काम भी न्यायपालिका कर रहा है। और ऐसा हुआ क्यों? देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, तीनों जो है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए कहता हूं कि संसद में विपक्ष कमजोर होने पे खुश मत हो, खुश होना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। संसद में विपक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष से ही विधायिका है, ये बात ध्यान रखिएगा, विपक्ष से ही विधायिका का महत्व बना हुआ है। कार्यपालिका भी मजबूत होनी चाहिए, न्यायपालिका भी मजबूत होनी चाहिए। अब जैसे उदाहरण, ये 1979 वाला दौर कौन सा दौर है, मुझे एक बात बताइए। 75 से 77 तक इमरजेंसी चली, उसके बाद कौन सा है, गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा है। तो जो पार्टियां हैं वो तो सरकार बचाने में लगी हुई है कि सरकार ना गिर जाए, सरकार हाथ से ना चली जाए, सरकार रहनी चाहिए, सरकार को बचाने की कोशिश हो रही है। तो अब जब सरकार, विधायिका और कार्यपालिका फंसी हुई हो रही है और सरकार हो रही है, 2 सांसद मेरी तरफ मिल जाए, 3 मेरी तरफ गए, वो सरकारें बचाने की कोशिश करी, मतलब विधायिका कार्यपालिका भी कमजोर है। तो न्यायपालिका ने क्या कर लिया, आगे तुम पीछे जाओ, मैं आगे आता, न्यायपालिका आगे, मतलब विधायिका और कार्यपालिका के भी जो कार्य हैं उनको किसने ले लिया, न्यायपालिका ले लिया। ये बात मैंने आपको जब न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ाई थी तभी बताया था कि 1989 से लेकर के 2014 तक गठबंधन की सरकारें चली, गठबंधन की सरकार चली। 2014 में जैसे ही पूर्ण बहुमत की मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने बोला हम कॉलेजियम व्यवस्था में थोड़ा बदलाव करेंगे, क्योंकि वहां थोड़ी सी मजबूत सरकार आ चुकी है। अब कार्यपालिका मजबूत हो चुकी है, कार्यपालिका मजबूत हो चुकी, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का अपने अपने स्तर पर मजबूत होना जरूरी है। अगर एक भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो दूसरे के पावर को छीनने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय क्या था, इमरजेंसी उन्होंने लगा दी, न्यायपालिका के साथ वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है, एक जो परंपरा बनी हुई वरिष्ठतम को हम बनाएंगे परंतु और किसी को बना रहे हैं, वहां पे कार्यपालिका बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी, कार्यपालिका फ्रंट सीट पे आ गई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तीनों के पास अपने अपने जो बराबर के पावर है, तीनों मजबूत रहनी चाहिए, तीनों मजबूत रहेगी तभी वो सही रूप से, सुचारू रूप से संविधान के अनुसार कार्य करेंगी। ओके, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो अंतर था वो धुंधला हो चुका है, ये कम हो चुका। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिससे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। अब ये सारी की सारी जो समस्या है ना वो कार्यपालिका को हल करनी चाहिए, ये न्यायपालिका का मामला नहीं, पर फिर भी न्यायपालिका कर रहा है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक जो संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब जो न्यायिक सक्रियता है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल जो एक्टिविज्म है, उससे जो पारस्परिक जो संतुलन है, जो बैलेंस बना रहना चाहिए था तीनों के बीच में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो बैलेंस रखना थोड़ा सा मुश्किल या कठिन हो गया। लोकतांत्रिक शासन का आधार यही है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। लोकतांत्रिक शासन में हम यही मानते हैं कि जो सरकार के अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे की शक्तियों का और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि शक्तियों का, क्षेत्राधिकार का सम्मान करना चाहिए, परंतु ये भी नहीं है कि गलत होता रहे और न्यायपालिका हाथ पर हाथ रख करके बैठ रहे, ये अच्छी बात भी नहीं है। ऑफकोर्स ये बात है कि न्यायपालिका को लग रहा है कि यार यहाँ गलत हो रहा, तो वो डिसीजन देगा उसमें। अब विधायिका, कार्यपालिका नहीं कर रहा तो क्या करे, न्यायपालिका तो अपना कर्तव्य निभाएगा ना, न्यायपालिका तो अपना कर्तव्य निभाएगा। तो न्यायिक सक्रियता को मैं कहीं तक बहुत बेहतर मानता हूँ। हाँ, न्यायिक सक्रियता में ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसा करा भी गया कि कार्ड का लेटर आते ही उस पर सुनवाई हो जाए, नहीं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो, जनहित याचिका लगाई जाए और उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल संवैधानिक पीठ के द्वारा करनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। वहाँ पर क्षेत्राधिकार का सबका सम्मान होगा, शक्तियों का सम्मान होगा, और संविधान का जैसे प्रस्तावना का जो सबसे पहला शब्द है, हम भारत के लोग, संविधान ने सबसे बड़ा जो माना है वो भारत के लोगों को माना है। भारत के लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सम्मान, शक्तियां जो है ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है। न्यायिक सक्रियता से इसे लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। तो ये जो शक्तियों और क्षेत्राधिकारों का सम्मान है, तो जब न्यायिक सक्रियता है तो इससे लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है उसको आघात पहुंच सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है।
चलिए, तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। आपको जुडिशियल एक्टिविज्म समझ में आया? कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आगे के लेक्चर्स में जरूर देखेंगे, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई स्पेशल मुद्दा जिस पे आप लोग वीडियोस चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मनीष सर इस मुद्दे पे गहराई से चर्चा करिए, 2.5, 3, 4 घंटे तक का आप चाहे वीडियो बनाइए, हम पूरा उसको चाहे 2 दिन में देखें वो देखेंगे। और कैसे चल रही है अपनी आर्ट्स की तैयारी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आज बताएं, और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।